नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं देश देशांतर। मैं हूं कविन सचान। सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल वित्तीय टेक्नोलॉजी पर दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। साल 2016 में इसकी शुरुआत हुई और इस फिनटेक फेस्टिवल को संबोधित करने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनटेक फेस्टिवल को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में उनकी सरकार आने के बाद से अब तक भारत डिजिटल इनोवेशन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है और आज भारत दुनिया भर की फिनटेक कंपनियों के लिए बहुत बड़े अवसर के तौर पर सामने है। उन्होंने फिनटेक कंपनियों को भारत में स्टार्टअप का न्योता दिया और बताया कि केंद्र सरकार ने देश में कई अहम कदम उठाए हैं, जिसके बाद भारत कारोबार के लिए दुनिया की सबसे बेहतर जगह है। इस मौके पर पीएम मोदी ने सिंगापुर में ऑनलाइन ग्लोबल फिनटेक मार्केटप्लेस APIX भी लॉन्च किया। तो समझेंगे इस इवेंट में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, जो यानी कि किसी भी पहले भारतीय प्रधानमंत्री का वहां पर संबोधन और दुनिया के नजरिए से जो संदेश दिया वो क्या है, और निवेशकों के लिहाज से जो कि टेक्निकल और वित्तीय संस्थाओं के लिहाज से अहम है ये फेस्टिवल, वहां पर इसका किस तरीके से संदेश गया है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। प्रोफेसर अमन अग्रवाल हैं, निदेशक हैं भारतीय वित्त संस्थान से, आपका स्वागत है। पूजा मेहरा, आर्थिक मामलों की पत्रकार हैं आप, पूजा स्वागत है। और सुरेश के गोयल साहब हैं, पूर्व राजदूत, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में गोयल सर आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो फिनटेक हम सुनते ज़रूर थे, लेकिन जिस तरीके से आज वहाँ पर संबोधन हुआ और पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का संबोधन, यानी कि भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ पर इस तरीके से, इसके मायने क्या हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि पिछले अगर हम 5 साल या एक दशक में देखें तो एक जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन वगैरह या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का सिस्टम, उसमें इतने सारे बदलाव आ गए हैं, रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ गए हैं कि अब बैंकिंग की सुविधा के अलावा, बैंकिंग के सिस्टम के अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म डेवलप हो गए हैं जिनसे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं। अब हिंदुस्तान में ही रुपए है या पेटीएम है, काफ़ी सारे सिस्टम इस तरह बन गए हैं जहां पर आपको बैंक में जाने की ज़रूरत भी नहीं है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, बड़े भी छोटे भी। तो एक तो जो बदलाव आया है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम्स अब ये बैंक के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, उसके बाहर भी होते हैं ये। दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह के बदलाव आने से जो एक ब्रॉड बेस सिस्टम बन गया है कि उसमें छोटे तबके का इंसान भी शामिल हो सकता है। जो 10 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा है वो भी आ रहा है, 5 रुपये का भी आ रहा है, 10,000 का भी आ रहा है, लाख रुपए का भी आ रहा है। तो जो ब्रॉड बेस बन गया है उससे इंक्लूसिविटी काफ़ी अच्छी हो गई है, तो अपॉर्चुनिटी बन जाती है और इंक्लूजन हो गया है और ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि एक जो फिनटेक सिस्टम है, ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये एक तरह से रिकग्निशन है, मानना है कि अब जो है और इस समय में जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उनको एक नए रूप में देखना होगा, नए तरीके से देखना होगा। और उसमें जो भारत में जो उन्होंने प्लेटफॉर्म डेवलप किए हैं उसके लिए भी एक मानना है कि वो काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। और अगर हम कहें कि नरेंद्र मोदी जी को बुलाया पहले प्रधानमंत्री को करने के लिए, तो मेरे ख्याल है भारत का एक रिकॉग्निशन है कि भारत में इस क्षेत्र में काम काफ़ी हो रहा है, बदलाव हो रहा है। ठीक है, गलत है, दिक्कतें क्या हैं वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन काम हो रहा है। अमन, जिस तरीके से ये संबोधन हुआ और वहाँ पर जिस एक बड़ी संख्या में 300 से ज़्यादा कंपनियाँ, अलग अलग देशों के नए स्टार्टअप जो और नए इनोवेशन के क्षेत्र में खासतौर पर जो वित्तीय टेक्नोलॉजी को लेकर काम करते रहे हैं, वहाँ पर भारत का इस तरीके से शामिल होना और इस पूरे के पूरे आयोजन से जो उम्मीदें हैं वो इस वक्त क्या दिखती हैं और जो भारत में पोटेंशियल इसे लेकर वो क्या है? आपने बड़ी अच्छी बात करी। एक तो चीज़ ये समझने वाली है कि फिनटेक जो है कोई बिल्कुल ही नई चीज़ निकाल के नहीं ला रहा है, पर एक चीज़ लगा रहा है, जो टेक्नोलॉजी है उसे किस तरीके से हम जो है चीज़ों में लगा सकते हैं, जो पिछले 100-150 साल से चलती आ रही हैं हिंदुस्तान में और विश्व में चलती आ रही हैं, उसमें उसको लागू करके उससे कैसे हम एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी हम एनहांस कर सकते हैं। मोदी साहब ने भी कहा कि हम प्रोडक्टिविटी एनहांस करना चाहते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल लगाना चाहते हैं, कैसे उसको लागू करें और इससे जो है हम इवनली लोगों तक पहुंच सकें, चाहे वो गरीब तबके का है चाहे वो अमीर तबके का है, उससे कोई मतलब नहीं होना, हर एक के पास पहुंचना जरूरी है कि ये नहीं कि कुछ सेगमेंट की सोसाइटी को हम बेनिफिट करें। तो ये जो बेनिफिट है और एक बड़ी लो कॉस्ट के ऊपर हम कर पा रहे हैं उसके लागू करने से, ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर निकल के आई। जहाँ तक इसके लागू होने की बात है, वो जो फिनटेक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसे हमें देखने को, चाहे वो जनधन हो, चाहे वो हमारे मुद्रा स्कीम हो, चाहे वो डिस्बर्समेंट ऑफ फंड हो, चाहे हम डायरेक्ट पेमेंट करना चाहते हो सब्सिडीज़ की लोगों के पास,
ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये एनेबल करती हैं, चाहे वो बैंकिंग फ्रेमवर्क के थ्रू हो या नॉन बैंकिंग फ्रेमवर्क के थ्रू, दोनों में है। दोनों के अंदर अवेलेबल हैं ये कि हम किस तरीके से एंड कंज्यूमर तक पहुंच सकें और वो हमारे साथ लिंक हो सके और उसका एक इंप्रेशन बन सके। ये नहीं हो कि वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से बाहर हो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर रह के हम उस चीज़ को हम कैसे पा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हिंदुस्तान है, ये सिर्फ विश्व के अंदर देखा गया कि जब पिछले साल की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, इस साल की भी रिपोर्ट आई, 7.3% ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, तो विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है। अगर लोगों का देखा जाए तो हिंदुस्तान में एक आम आदमी भी बहुत अमीर है एक अन्य आम आदमी से जो विश्व का आने का आदमी होता है। जबकि डॉलर के प्रति देखें तो हमारी पर डे कंजम्पशन के बेसिस से $1 या $2 के अंदर तो हम लोग लो पहुंचते हैं, बट जो उसकी जो कैपेसिटी है खर्च करने की, जो पावर है, जो परचेजिंग पावर है, वो काफ़ी ज़्यादा है एक आम आदमी की। तो उससे जो हमारी मार्केट मिलती है, विश्व के अंदर मार्केट मिलती है, हिंदुस्तान एक काफ़ी बड़ी मार्केट है जो सिर्फ सामान खरीदने के लिए नहीं बट इवन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ में ट्रांजैक्ट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए वो काफ़ी बड़ी पावर बनती है। क्योंकि ज़्यादातर पहले टाइम में, अभी पिछले 10, 15, 20 साल से हमें देखने को मिला कि अलग अलग सरकारों ने कोशिश किया कि बैंक फाइनेंसिंग हो, फाइनेंशियल सिस्टम्स हो, लोगों ने भी घर खरीदे और चीज़ें खरीदी, छोटी छोटी चीज़ आइटम अब आप क्रेडिट कार्ड पे खरीद पाते हैं, लोगों का क्रेडिट कार्ड है और चीज़ें हैं, रुपया है और ये भीम ऐप है, इस तरीके से आप खरीद पाते हैं, चीज़ें कर पाते। पर पहले तो नहीं था ये सब कुछ, तो लोग अपने ही धन पे निर्भर रहते थे। तो इस तरीके से जो आदत है वो एकदम से बदलती तो नहीं। तो एक कैश रिच इकोनॉमी जो है, विश्व को पता है कि हिंदुस्तान है और एक आम आदमी बड़ा कैश रिच है इस मामले में, और इस वजह से इसको देखते हुए जो विश्व के लिए एक बहुत बड़ी इनिशिएशन है कि हिंदुस्तान को आगे बुलाया जा रहा है, उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है और इस बात को रिकग्नाइज किया जा रहा है कि इस देश में सिर्फ पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे नहीं है वर्ल्ड में, पर एक क्षमता भी है जो पूरे विश्व के चीज़ों को देख सकती है, कंजम्पशन फैक्टर बन सकती है, प्रोडक्शन फैक्टर बन सकती है और आगे बढ़ सकती है। ये देखते हुए कि आईटी फ्रेमवर्क्स में हमारे काफ़ी सक्सेस रही हमारे को 30 सालों में और अभी भी मिल रही है, उसको हम कैसे लाएं ताकि हम लोग एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है, जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल जो है, वो इम्प्रूव कर सके। अभी तक हम सिर्फ लाइफस्टाइल देखते थे कि लग्जरी लाएं तो लाइफस्टाइल, सिर्फ लाइफस्टाइल लग्जरी से नहीं होता, एक मीन्स होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, खाना होता है, पानी होता है, मैं खरीद सकूं, कहीं पे भी खड़ा होकर खरीद सकूं, वो कैसे कर सकते हो। जैसे मोदी साहब ने कहा कि सिर्फ मोबाइल से नहीं, जिसका इंटरनेट है उसी से नहीं, हम आधार के थ्रू, बायोमेट्रिक के थ्रू भी अब इस समय इंसान एक पैसा ट्रांजैक्ट कर सकता है। इसका मतलब उसके लिए अकाउंट होना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं आ सकता, उसे उसके बेनिफिट्स जो है नहीं मिल सकते, पर ये सब बेनिफिट अब मिल पा रहे हैं। और हमें देखने को मिला इंक्लूजन में टेक्नोलॉजी का योगदान या उसकी सहयोग के साथ कैसे आप आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश आपने की है और उसको एक तरीके से जो ये संगठन है या ये जो मंच रहा है ये आपको रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन सवाल ये कि पूजा की एट पार अगर हम देखें, जहां पर हमें मीट आउट करना है, जिससे हमारा कंपटीशन है, वहां से हम कितना दूर खड़े हैं या कितना पास उनके पहुंचे हैं? गैप काफ़ी है, लेकिन ये गैप अगर हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे तो बड़ी जल्दी हम इसको कवर कर सकते हैं। क्योंकि अब देखिए, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको जाके गांव-गांव में बैंक ब्रांच खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको जाके गांव-गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जाते हैं, उनकी भी अब ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास स्मार्टफोन है तो वो जैसे एयरटेल मनी ऐप होता है या ये जो अलग अलग ऐप होते हैं, क्योंकि फ़ोन तो अब सब लोगों के पास गांव में भी होने लगे हैं, सिग्नल सब जगह जाता है। जो बेसिक फ़ोन है, जो सिम है, वो लोगों ने ले लिए हैं। अब सिर्फ इस बात की ज़रूरत है कि जो थोड़े लोअर एंड स्मार्टफोन्स आने शुरू होंगे तो फ़ोन के ज़रिए लोग अपना पैसा, जैसे अभी बात कर लेते हैं, पैसा यहाँ से वहाँ अपना वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक गाँव में इस बात का कितना फ़र्क पड़ता है, इस सुविधा का, ये जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन है, अभी भी हमारी काफ़ी पॉपुलेशन अनबैंक्ड है, उनके लाइफ में जैसे प्रोफेसर अग्रवाल बता रहे हैं, एकदम फ़र्क पड़ सकता है इस बात का। आप सोचिए कि आपको किसी को पैसे भेजने हैं जो शहर में काम करते हैं और गांव में वापस पैसे भेजने हैं और जल्दी से भेजने हैं और बैंक नहीं है, पोस्ट ऑफिस तक जाने की उनकी क्षमता नहीं है, तो वो फ़ोन के थ्रू मिनटों में पैसे भेज सकते हैं। तो ये जो है, आप अगर सिर्फ बैंक के थ्रू कवर अप करते अनबैंक्ड अपने एरियाज़, उसमें बहुत समय लगता, बहुत एफर्ट लगता, बहुत पैसा लगता। ये टेक्नोलॉजी के थ्रू जल्दी हो सकता है। लेकिन इसके साथ ये कहना भी ज़रूरी है कि ये एक नई चीज़ है और बाकी सब जो हम टेक्नोलॉजीज़ या जो हम इवन बैंकिंग है दूसरे देशों में टेस्ट हो चुकी हैं, उसके बाद हम लोगों ने उसको अपनाया था, ये हम
ऑलमोस्ट उस समय अपना रहे हैं जबकि बाकी देशों के अंदर अपनाया जा रहा है। तो इसके क्या रिस्क्स हो सकते हैं ये अभी पता चलना बाकी है। तो हमें थोड़ी उस हिसाब से अपने रेगुलेशंस, अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपने वो कवर अप करने की थोड़ी ज़रूरत है, वो देखने की हमें अभी ज़रूरत है। सुरेश सर, वाकई ये बहुत अहम बात हो जाने की कि हम उस तरफ बढ़े हैं और ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों के साथ कदमताल करते हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से, लेकिन इसके भविष्य के खतरे हैं, उससे हमें अभी जूझना भी है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन, वहाँ की बनावट, शिक्षा, ये सब कुछ काफ़ी अलग है उनसे। बिल्कुल। देखिए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब शुरू होती है तो उसके कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं हमेशा। अगर हम मान लिया जाए जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, तीसरी रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, उसका रिस्क फैक्टर ये आया था कि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी बड़ी थी बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। उसके बाद में पोल्यूशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आए थे, एनर्जी कंजम्पशन। ये जो नॉलेज रेवोल्यूशन आ रही है, डिजिटल रेवोल्यूशन जो आ रही है, इसके साथ में एक बड़ा रिस्क फैक्टर ये आ रहा है कि एक तो डाटा सिक्योरिटी को किस तरह से इंश्योर किया जाए। डाटा सिक्योरिटी अभी भी एक बहुत बड़ा इशू है, चैलेंज है। इसके अलावा डाटा सिक्योरिटी के अलावा एक स्टेबल बैंडविड्थ हो जिसके थ्रू ट्रांजैक्शंस किए जाएं। कि कुछ भी कीजिए, आप कहते हैं इंटरनेट नहीं चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जब आप ये फिंगरप्रिंट्स आधार के थ्रू भेजते हैं, उसके लिए ब्रॉडबैंड जरूरत पड़ती है ना, ये भेजने के लिए ही। और आपने कहा कि सिग्नल आते हैं, मेरे को वो भी याद है कि पेड़ पर बैठ करके उन्होंने मोबाइल फ़ोन काम में लिए हैं। हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं शहर में, वहाँ भी कई बार सिग्नल नहीं आते हैं। तो सिग्नल आते हैं लेकिन एरेटिक आते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है। अब अगर हमको ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने हैं कि एक रिलायबल बेसिस पर हो, तो ज़रूरी ये होगा कि ये सिग्नल जो फ्लक्चुएशन है ना, ये नहीं होना चाहिए। 5G नेटवर्क की बात कर लें, जो भी कर लें, एक ब्रॉडबैंड बैंडविड्थ चाहिए उसके लिए। इसके अलावा हमको चाहिए कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम में आती है, जो एल्गोरिथम डेवलप करते हैं, कि वो एल्गोरिथम आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। ये एक बड़ा खतरा होता है। आपने भी कभी देखा होगा कि आपको कहीं जाना है, आपने गूगल को बोल दिया कि भैया रास्ता बताइए हमको जाने के लिए, आपको रास्ता मालूम है लेकिन गूगल आपको कहीं से घुमा के लेकर जा रहे हैं भैया, उनको वो अच्छा लग रहा है। ये तो ये देखना पड़ेगा कि जो एल्गोरिथम्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। और बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जो छोटे तबके का इंसान है, जो हाशिए पर खड़ा हुआ इंसान है, उसको टेक्नोलॉजी का काम में लेने का जो खतरा है, जो रिस्क फैक्टर है, उससे वाकिफ़ हो ताकि उससे बच पाए वो। ओके जी अमन, क्योंकि जिस तरीके के एटमॉस्फेयर और जो जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि 14 के बाद अब तक जो कदम सरकार ने उठाए हैं, चाहे वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर हो या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर जो नए नए मोड इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उसके लिहाज से सबसे मुफीद, सबसे बेहतरीन इस वक्त एक डेस्टिनेशन अगर स्टार्टअप या निवेशकों के लिहाज से तो भारत दिखती है। कैसे से देखा जाए और जो एटमॉस्फेयर है, जो इस वक्त तमाम टूल्स चल रहे हैं, कितनी बड़ी उम्मीद दिखती है इस सेक्टर में निवेशकों को लेकर या स्टार्टअप को लेकर, अगर दुनिया की बड़ी कंपनियों की बात करें? देखिए, जहाँ तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें, एक तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट कहाँ है, कहाँ कंजम्पशन होगी। हिंदुस्तान इन चीज़ों से वंचित रहा है काफ़ी समय तक। एक आम हिंदुस्तानी जो है काफ़ी वंचित रहा है, चाहे वो किसी भी वजह से रहा, सरकारों की वजह से रहा, टेक्नोलॉजी ना अपनाने की वजह से रहा, रिस्क फैक्टर्स को एम्ब्रेस ना करने की वजह से, किसी भी वजह से वो रहा, पर वो वंचित रहा है। अब जो है हिंदुस्तान इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और विश्व के अंदर फैलता जा रहा है, नाम भी कमा रहा है, जानते हैं लोग कि वो तेज़ी के साथ साथ चलने के लिए हमें उन चीज़ों को अपनाना आज के टाइम पे ज़रूरी है। हम वो लैग पीरियड नहीं ले सकते, नहीं तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। और विश्व की कंपनियां ये जानती हैं कि अगर हमें ग्रोथ चाहिए, स्टेबल ग्रोथ चाहिए और कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए हमें, तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही है। जो इंस्टीट्यूशन हैं, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन है, वो प्रिवेल कर रही हैं। कभी कभी डिले होता है, लैग्स होते हैं, बट फिर भी फ्रेमवर्क चल रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे देश हैं विश्व के अंदर जहाँ पे ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक फॉल करती जा रही हैं। और इस वजह से जो इंस्टीट्यूशंस का है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर्स हों, कंपनीज हों, प्रोडक्शन सेंटर्स हों, उसका जो हिंदुस्तान के प्रति जो इच्छा है वो बढ़ती आ रही है। और हमें एफडीआई की फिगर्स में वो देखने को भी मिल रही है। जैसे आपने कहा, हमने जीएसटी लागू किया, हमने जो है जनधन लागू किया, लोगों तक पहुंचा। जीएसटी लागू करने से जो टैक्स फ्रेमवर्क आया, जो बाहर के देश हैं जिनको जीएसटी का पहले से ही प्रभाव मालूम है कैसे चलता है, उनको थोड़ा सा ईज हुआ आने में। और हमें देखने को मिला कि एफडीआई इन्वेस्टमेंट जो है वो हर प्रति साल बढ़ती जा रही है। इस समय $5.5 बिलियन पर मास आ रहे हैं हमारे पास।
तो ये जो इसीलिए आ रहे हैं देखते हुए, अब जो इन्वेस्टर्स मीट हो रही हैं अलग अलग प्रांतों में हिंदुस्तान में, हमें देखने को मिला काफ़ी सारे अलग अलग देशों से अलग अलग टाइप की कंपनियों वाले, सिर्फ आईटी कंपनी वाले नहीं, सिर्फ मोबाइल कंपनी वाले नहीं, अलग अलग कंपनी वाले हिंदुस्तान में आके निवेश करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हो, फर्नीचर हो, सब करना चाहते हैं और वो सब टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि किस तरीके से हम इंटीग्रेट करके एक आदमी जो छोटे शहर में है वो चीज़, चाहे वो फर्नीचर खरीदना चाहे, वो सेब खरीदना चाहे, चाहे वो कुछ हो, उन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके, और वो फ्रेमवर्क जब तक एफिशिएंट नहीं होंगे, नेटवर्क फ्रेमवर्क सिस्टम्स नहीं होंगे, और अब कि ये नहीं कि मेरे पास अगर मोबाइल है तभी कर पाऊँ या मेरे पास इंटरनेट है तभी कर पाऊँ, उसके बियॉन्ड भी एक लाइफ है। और लोग चाह भी रहे हैं, बिकॉज इंटरनेट एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, एक सोशल फ्रेमवर्क में बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, लोगों को डर लग रहा है कि इसकी जो एडिक्शन है बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर उस इंटरनेट के बिना भी अगर हम काम कर सकें, उसने तो 20 साल 30 साल के करीब राज कर लिया इंटरनेट ने, उसके बियॉन्ड भी हम काम कर सकें जो पहले काम करते थे, हम वो एफिशिएंसी ला, मेरे विचार में हिंदुस्तान में ये क्षमता नज़र आ रही है, कंपनियों में भी है और लोगों के अंदर जिज्ञासा भी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि करीबन 65% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की यंग पॉपुलेशन मानी जाती है, और वो ऐसी पॉपुलेशन है जो नई चीज़ों को एम्ब्रेस करने के लिए बिल्कुल अग्रसर है, एकदम से करने को तैयार है। वो एल्डरली नहीं है। जब यूरोप ने नई नई चीज़ें अपनाई 20-25 साल पहले, तब उनकी पॉपुलेशन काफ़ी एजिड हो गई थी, यंग पॉपुलेशन बहुत कम थी। तो वहाँ पे अपनाना एक जो चीज़ होती है, अपनाना तो एक आम आदमी नहीं है, सरकार तो अपनाती नहीं है, सरकार तो एक मीडियम है, एक फैसिलिटेटर है, एक राह दिखाने वाली है, पर अपनाना तो एक आम आदमी ने, आपने और मैंने है। अगर हम ही लोग तैयार नहीं होंगे तो सरकार कितना भी सक्षम कर ले। और मेरे ख्याल से 4 साल में जो हमें देखने को मिला और जो पिछले 2 साल में प्रोडक्टिविटी निकल के आई उनकी मेहनत की, वो क्लियर एविडेंट है कि जो चीज़ें सरकार अपना रही है, जो नई नई टेक्नोलॉजी लागू करने की कोशिश कर रही है, उससे एक आम आदमी को भी बेनिफिट हो रहा है और सरकार को भी अल्टीमेटली बेनिफिट हो रहा है। पूजा, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर जो हुई, ऑनलाइन ग्लोबल फिनटेक मार्केट प्लेस एपेक्स को लॉन्च किया और कहा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर जो फाइनेंस टेक्नोलॉजी है उसको ऐड करना या एक साथ कनेक्ट करना, रिकनेक्ट करने की बात है, ये असल में है क्या और इसका फ़ायदा किस तरीके से भारत जैसे देशों को मिलेगा? इसके पहले मैं प्रोफेसर अग्रवाल जो बोल रहे थे उस पर कुछ ऐड करना चाहती हूँ। ये बात एकदम सही है कि इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है और वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट्स है, क्योंकि लोग यंग हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि परचेजिंग पावर है, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ दिखा रहे हैं लोग, डिस्पाइट जो हमारे एक्सपोजर लेवल्स हैं या लिटरेसी लेवल्स है या इवन एक्सेस टू जो 3G या 4G या 5G टेक्नोलॉजी है उसके बावजूद। लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि 2007 या 8 में फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था विश्व का, उसके पहले एक रिपोर्ट आई थी, सरकार ने कमीशन की थी, जिसको कहते हैं पर्सी मिस्त्री रिपोर्ट, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि हम किस तरह से मुंबई शहर को एक ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बनाएं जो कि सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो का टक्कर का हो। और आज उस बात को 10 साल उस रिपोर्ट को आए हुए हो गए हैं। हमने आगे तो बढ़ना दूर की बात है, मेरे ख्याल से हम थोड़े पीछे गए हैं। इतने देर के अंदर सिंगापुर हमसे तो आगे निकल ही गया। ये जो सम्मेलन वहाँ हो रहा है ये बॉम्बे में हो सकता था, लेकिन वहाँ 3 साल से हो रहा है। और शंघाई और दुबई हमसे और आगे निकल रहे हैं। और हमने उस रिपोर्ट में जो कहा गया था कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स, हमारे रेगुलेशंस, हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स, यहाँ तक कि बॉम्बे शहर में क्या क्या होना चाहिए जिससे कि बड़े बड़े ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनीज़ के आला अफसर यहाँ रहना पसंद करें, यहाँ आके काम करना पसंद करें, वो उन सब बातों पे हमने कुछ प्रोग्रेस नहीं किया है। तो हमारी बहुत अच्छी मार्केट है, हम एक बहुत अट्रैक्टिव FDI डेस्टिनेशन है, लेकिन ऐसा क्यों है कि हमने सबसे पहले ये हमें पता था कि ये एक ओपनिंग है, एक दुनिया में ये एक फाइनेंशियल सेंटर की एशिया में ज़रूरत है। और इंडिया जो टाइम जोन है उस हिसाब से बॉम्बे एकदम सही रहता है, क्योंकि मार्केट जब न्यूयॉर्क से खुलनी शुरू होती है और धीरे धीरे टोक्यो तक एक के बाद एक टाइम जोन्स के हिसाब से खुलती हैं, उसमें इंडिया का बहुत सही पोजीशनिंग भी जोग्राफिकली बहुत सही था और इंडिया इस बात का फ़ायदा नहीं उठा पाया है। तो हमें बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है और हमें उस बात से बहुत एक्साइटेड होना चाहिए, लेकिन मैं ये बात रखना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है कि हम सब कुछ जानते हुए भी हम फ़ायदा नहीं उठा पाते। 2007 से 2018 तक हम उसको लीड नहीं कर पाए, जो कि शुरू के 2-3 साल तो चलिए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को डील करने में निकल गए, लेकिन उसके बाद भी हमने इतने सालों तक नहीं ये किया। और अब हम दूसरे
देशों में जाके उनके सम्मेलनों और ये जो मैं जिसको करते हैं ऑनलाइन ये ग्लोबल फिनटेक मार्केट प्लेस जिसको कनेक्ट करने का एक कहा गया, इसे लॉन्च किया गया आज, ये असल में क्या है, ये फॉर्मेट क्या है और किस तरीके से ये तमाम कंट्रीज़ के बीच में रिकनेक्ट करेगा, किस तरीके का फ़ायदा इसका होगा? मेरे हिसाब से ये एक कनेक्शन है, जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत पूरे देश दुनिया के अग्रीमेंट्स साइन कर रहे हैं, जैसे एक जिसको ऑल्सो बोलते हैं फटका अग्रीमेंट जैसे है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हिसाब से, एंटी टेरर फाइनेंशियल टेररिज्म के हिसाब से सारे देश जो हैं वो मिलके इकट्ठा काम करना चाहते हैं, ताकि जो एक्सेस टू डेटा है, आपने एक देश में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया, उसके बारे में किसी और देश में अगर ज़रूरत पड़े उनके क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में या फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, आप उनको वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। मेरे हिसाब से ये उसके पैरेलल एक एक्सचेंज सिस्टम है जिससे कि सीमलेस आपके ट्रांजैक्शंस हो सकें और सीमलेस अगर ज़रूरत पड़े आपकी इन्वेस्टिगेशन हो सके और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो, ट्रांजैक्शन टाइम कम हो। मेरे हिसाब से ये उस दिशा में एक कदम है। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस का स्विफ्ट है, ये जैसे बैंकिंग का स्विफ्ट होता है, ये उसका स्विफ्ट है डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए। ये इसका किस तरीके से फ़ायदा इन देशों को? बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जो जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं वो एक्सचेंज होती हैं, इंफॉर्मेशन शेयर होती हैं इन ए सिक्योर मैनर। जैसे कि अब जैसे स्विफ्ट में जब आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें भी यही होता है कि बैंक्स कैन टॉक टू ईच अदर, बातचीत कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से। तो यहाँ पर भी ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं इंटर प्लेटफॉर्म। जैसे आप एक बैंक के अंदर अगर आप करते हैं पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो बैंक हैंडल कर सकता है, पर एक बैंक से दूसरे बैंक में दूसरे शहर में भेजना चाहें पैसा तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको स्विफ्ट बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म में किसी और जोग्राफिकल लोकेशन में अगर आप पैसा ट्रांजैक्ट करना चाहें या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना चाहें तो उसके लिए प्लेटफॉर्म। अब मैंने एक आखिरी कमेंट में आपका चाहूँगा, जो बात कही पूजा ने बहुत अहम है कि जब लीड हमें दिखता है कि फ्यूचर इसकी ओपनिंग हो रही है और वहाँ पर हम लीड कर सकते हैं, इनिशिएट करते हैं, लेकिन कई बार और कई जानकार ये कहते हैं कि उसको उस स्पीड के साथ पूरा नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर क्या और बड़ा चैलेंज आपको लगता है जहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? मेरे विचार में एक तो ये है कि इस सरकार की कोशिश रही है कि हम क्या चीज़ें करें जो एक आम आदमी को फैसिलिटेट कर सके। ये जो एक्सचेंजेस क्रिएट किए जाते हैं, ज़्यादातर इनको जो एक बड़ी कंपनियां हैं या जो एक रिच आदमी है, अमीर आदमी है या अमीर HNI जिनको हम कहते हैं, वो यूटिलाइज ज़्यादा कर पाते हैं, जो एक आम आदमी है उनको कम यूज़ कर पाता है। तो इस सरकार की कोशिश रही कि हम वो स्कीमें लगाएं, वो चीज़ें चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो अकाउंट के अंदर हो, चाहे वो ट्रांसफ़र करने के अंदर हो, चाहे वो गैस सब्सिडीज़, किसी भी चीज़ की बात करें, वो इस तरीके से करने की कोशिश की गई है कि एक आम आदमी का हम कैसे स्तर ऊपर कर सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर, और फिर हम उसके स्तर के साथ साथ हम ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ पे हर एक आदमी करे बट सबसे ज़्यादा बेनिफिट एक आम आदमी को हो, पहली चीज़। तो ये चीज़ देखने की। दूसरी चीज़ जो मेरे विचार में जो एक्सचेंज है, ये जो एक लेवल और जो बताया, उसके अलावा एक और चीज़ें मेरे विचार में करेगा, वो ये है कि जो फिनटेक कंपनीज़ हैं, न्यू स्टार्टअप स्मॉल कंपनीज़ होती हैं, इनको फाइनेंसेस रेज करना बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए, और इनको जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बैंक्स हैं वो इसलिए नहीं देते हैं कि इनके फाइनेंशियल सिस्टम्स, इनकी जो बैंकिंग प्रक्रिया होती है, इनके जो फाइनेंसेस होते हैं वो समझ नहीं आती है उनको। तो एक अलग से एक्सचेंज सेटअप किया गया ताकि विश्व के अंदर जो पैसा है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए सिंगापुर जो है इस समय स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट बनता जा रहा है, वहाँ बड़ा सारा दुनिया भर का अजीब सा पैसा है, बिकॉज प्राइवेसी नॉर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मॉनेटरी अथॉरिटी इसीलिए इस फिनटेक के साथ है, वो एक पार्टनर है इसके अंदर, ताकि जो है उस फ्रेमवर्क के अंदर वो पैसा आ सके, और वो पैसा अलग अलग देशों में जो देश हैं, और हिंदुस्तान में अभी भी थोड़ी सी कंजर्वेटिज्म है कि डर लगता है विश्व के अंदर, चाहे वो यूरोप, जब ये सरकार आई थी तो यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस ने, चाहे वो EU हो, EP हो, सब ने वार्निंग देनी शुरू कर दी अपनी कंपनियों को कि भैया ये तो स्वदेशी सरकार आ गई है, अब आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के आना शुरू कर दो। पहले 3 हफ्ते तक ये ऐसी वार्निंग आती रही उनकी तरफ से, पर वो बाद में जाके चेंज हो गई, उनको लगा कि हाँ ऐसा नहीं है। पर ये चीज़ जो है ना, डर रहता है हिंदुस्तान के प्रति, जो सिंगापुर के अंदर नहीं है, बिकॉज ये कि ओपन मार्केट शुरू से रहा है, फ्री मार्केट, जब से ये सिंगापुर एस्टैब्लिश हुआ है फ्री मार्केट जोन रहा है, तो वो डर वहाँ पे नहीं है लोगों को कि वहाँ पे आराम से ट्रांजैक्ट हो पाएगा, उसकी ट्रांजैक्शंस मेंटेन भी हो पाएंगी। ठीक है, प्राइवेसी नॉर्म्स हैं पर वो आराम से चल पाएंगी। तो मेरे पीछे उस तरीके से देखते हुए ये सिंगापुर में होना, या दुबई जैसे एक सेंटर निकल के आ रहा है, चाइना में भी अभी लोगों को डर लगता है कि पता नहीं मेरा पैसा जाएगा, वो पैसा कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, या युआन लेके मेरे को पकड़ना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी इसलिए मार्केट ग्रो नहीं कर पा रही है। हिंदुस्तान में भी काफ़ी सारे इम्पेडिमेंट्स, रिस्ट्रिक्शन रही हैं, पर ये सरकार ये चाहती थी, और ये जो एक
इनिशिएशन हुआ है। मेरे विचार में हो सकता है अगले साल की जो मीटिंग है मोदी साहब ये खुशखबरी लेके आए कि अगले साल हमारे हिंदुस्तान में हो रही है और नेटवर्क हमारा बढ़े इस तरीके से, इसी उम्मीद के साथ इस चीज़ में ज़्यादा बढ़ती आ रही है और बैंकिंग भी ले रहा है। अगर हम देखें सेंट्रल बैंक ने, हमारे आरबीआई ने रिसेंटली कमेटी बनाई है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसमें हम पिछले 1.5 साल से बात कर रहे थे कि उस तरीके से हम डिजिटल करेंसी, उसमें हमारी पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी, डिजिटल फ्रेमवर्क में करेंसी तो आप करेंगे नए जो कदम है उसका असर दिखने लगा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ी संस्थाएं हैं जिन्हें माना जाता है कि वित्तीय संस्थाएं और टेक्नोलॉजी के साथ जो काम करती हैं वो भी आपको रिकॉग्नाइज कर रही हैं और पहचान रही हैं, और आपके इस दबदबे को बढ़ाने के लिए आपकी जो इच्छा शक्ति है वो और ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो लक्ष्य है उसे हासिल कर पाएँ और साथ ही साथ हम उसको लीड कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब बात आप दर्शकों की राय की। हमने कार्यक्रम दिखाया था बीमा को लेकर इरडा के नए प्रस्ताव को। दीक्षा लिखती है कि इरडा की ओर से पॉलिसी पर लाए गए नए प्रस्ताव पॉलिसी होल्डर्स के लिए संतोषजनक साबित हो सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देना होगा कि इंश्योरेंस एजेंट इसका कोई गलत फायदा न उठाएं और देश की आम जनता के साथ धोखाधड़ी न हो। एक और दर्शक अदनान अहमद लिखते हैं कि इरडा का प्रस्ताव पॉलिसी होल्डर्स की चुनने की स्वतंत्रता बढ़ाएगा, साथ ही इससे भारतीय पेंशन बाजार बढ़ने की भी उम्मीद है, लेकिन अभी पेंशन नीतियों को और स्पष्ट होने की जरूरत है। आवश्यकता है कि पेंशन धारक को जागरूक किया जाए ताकि वो अन्य बीमा कंपनियों का शिकार न बने और उसका आर्थिक भविष्य सुरक्षित रहे। तो आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना लिखते रहिए, कार्यक्रम में शामिल करेंगे और हमारे सभी कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।